ये सारे हैं भाई ब्लड स्पॉटिंग। बस मेरे को सेकंड ट्रांसप्लांट की कोई ज़रूरत है। Hey everyone, hoping you guys are doing absolutely great. So guys, हमारे ट्रांसप्लांट को हो गए हैं ऑलमोस्ट 8 महीने, जिसका 8 महीने का रिजल्ट का वीडियो जो है वो आपने हमारे चैनल के ऊपर देख लिया होगा। सो व्हाट आई एम थिंकिंग, एज यू कैन सी हेयर, कि बाल बहुत ही अच्छे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि बाल थोड़े से हल्के हैं। एंड बाल को अगर न्यूट्रिशन हम ज़्यादा देते हैं तो उससे बाल हेवी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो गाइज, आज मैं जा रहा हूँ अपनी 4th PRP सेशन के लिए, जो कि हम हमेशा लेते हैं हेयर फ्री हेयर ग्रो गुरुग्राम से, क्योंकि हेयर फ्री हेयर ग्रो से ही जो मेरा ट्रांसप्लांट है वो हुआ है। मैं एक्चुअल में सूरत गया था। क्यों सूरत गया था, क्या हुआ था, वो आगे चलते हैं बात करते हैं। ओके गाइस, सो हम हैं रास्ते में हेयर फ्री हेयर ग्रो जाने के। बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि भाई आप हेयर फ्री हेयर ग्रो से ही आपने क्यों कराया। बहुत सारे अलग अलग लोग क्लिनिक्स के नाम लेते हैं जिनके यूट्यूब पे भी चैनल है, आपने वहाँ से क्यों नहीं कराया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर फ्री हेयर ग्रो का रिव्यू बहुत अच्छा है, अगर आप उनके ऑनलाइन रिव्यूज़ भी चेक करेंगे। दूसरी चीज़, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो गुजरात में रहते हैं, उन्होंने वहाँ सूरत वाली ब्रांच से कराया था। एंड मेरे को जब उनका रिजल्ट देखने को मिला तो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो मुझे भी लगा कि यार मुझे भी एक्चुअल में यहाँ से ही कराना चाहिए। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भैया सूरत से आपने क्यों कराया, क्योंकि हेयर फ्री हेयर ग्रो का बिग FUE जो कि मैंने जो टेक्निक कराई थी वो वाली, वो सूरत पे सबसे ज़्यादा होती है। वो गुड़गांव में भी है, होती वो पूना ब्रांच में भी है। अलग अलग जितने भी सेंटर्स हैं आपके हेयर फ्री हेयर ग्रो के, ऑलमोस्ट 9 या 11 सेंटर्स हैं इनके। सो हर ब्रांच के अंदर वो सारी टेक्निक्स यूज होती हैं, बट सूरत में बिग FUE सबसे ज़्यादा होता था। इस वजह से एक रीज़न था कि यार कहते हैं ना, मतलब जिसका हाथ जहां पे ज्यादा बैठा हो तो वहां के रिजल्ट मेरे को लगता है शायद ज्यादा बेटर होते हैं। तो मेरे दिमाग में ये फिलॉसफी थी। सो दैट्स व्हाई आई वेंट टू ऑल द वे टू सूरत एंड मैंने वहां से कराया। बाकी रिजल्ट तो आप देख ही रहे हो। तो बड़ी वाली वाइल्स हैं, अगर आप आ रहे हो तो बायोटीन और नॉर्मल वाली PRP में थोड़ा सा प्राइस का भी डिफरेंस रहता है, तो इस चीज को देख लेना। एंड अगर आप कराना चाहते हो तो बायोटीन थोड़ी ज्यादा बेटर रहती है एंड उसके रिजल्ट थोड़े ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो ऐसी ये 2 भरी जाती है ना, एक 20 ml की एक बड़ी सिरिंज। ओके, बड़ी सिरिंज है तो 20 ml खून निकाला जाएगा भाई। इसके अंदर ऑलरेडी बायोटीन जो है वो डला हुआ है। जो नॉर्मल वाली PRP होती है उसके अंदर क्या डला होता है? उसमें सिर्फ और सिर्फ ACD होता है। इसमें दोनों मिले हुए हैं, जेल भी होता है। ओके, सो 3 चीज़ें भाई इसके अंदर मिली हुई हैं एंड बहुत सारे ऑलमोस्ट 8 या 9 इंजेक्शंस के करीब ये बनता है जाके। तो सर आपके हिसाब से 8 महीने का रिजल्ट कैसा है? देखो, बहुत बढ़िया रिजल्ट है और हमें जो लग रहा है अभी देखे कि ज़्यादातर बाल ग्रो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत डेंसिटी अभी और बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि मेरे को अंदर फील हो रहा है कि मेरे बाल चुभ रहे हैं सर। हाँ, क्योंकि 1 साल तक हमें जो नियम है, मतलब हम लेके चलते हैं 9 से 12 महीने फ्रंट के लिए और 1 से 1.5 साल क्राउन वाले एरिया के लिए। तो प्रैक्टिकली 1 साल तक बाल और गहरे नंबर तो बढ़ते रहते हैं, लेकिन मैं जो डिफरेंस देख रहा हूँ पिछली बार के मुकाबले, थिकनेस काफी अच्छी हुई है। हाँ, पहले से बेटर हुई है। ये काफी बेटर हुई और इसलिए रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो सर सबसे पहले मेरे को एक कमेंट सेक्शन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मेरा एरिया खाली हो चुका है कुछ, जैसे सपोज हमारी ग्रेड 2 ग्रेड 3 की बाल्डनेस हो गई है, तो क्या PRP हमारा उसमें काम करता है? देखो, सिर्फ PRP, मैं दवाइयों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ PRP। सिर्फ PRP के बारे में हम नहीं कह सकते कि उसमें काम करता है। जहाँ हेयर लॉस ज्यादा है, क्योंकि PRP से हम बहुत ज्यादा न्यू ग्रोथ की नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ग्रेड 2 या ग्रेड 3 इसमें अकेला हेयर लॉस होने की वजह से डेंसिटी नहीं कम होती, कई बार हेयर थिनिंग की वजह से भी डेंसिटी हमारी कम दिखाई देती है। दूसरा, जो हेयर लॉस रोकने से भी हमारा रिजल्ट बेटर हो सकता है, लेकिन ये कहें कि अकेला PRP सब में वर्क करेगा ऐसा सही नहीं है। मेडिसिन का सपोर्ट चाहिए। तो मतलब हमें उसके साथ मिनॉक्सिडिल और जो भी दवाइयां होती हैं जनरली लेनी पड़ेगी। ग्रेड 2 में हम कह सकते हैं अकेला PRP भी काम कर सकता है, या जस्ट इनिशियल। देखो, सबसे अच्छे PRP के कैंडिडेट हैं जस्ट इनिशियल, जिनमें हेयर लॉस स्टार्ट हुआ कि वहीं रोक लो कि मेडिसिन तक भी हमें ना जाना पड़े। फिर ग्रेड 2 तक, क्योंकि थोड़ा सा थिक करके या बालों को वो करके भी हम डेफिनेटली उसे मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद 3-4 तक आप पहुंच रहे हो अकेले PRP से कुछ भी नहीं होने वाला, ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। ओके, तो ग्रेड 3 ग्रेड 4। और सर मेरे को एक चीज़ बताओ कि बेसिक अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करें तो हमें ट्रांसप्लांट किस ग्रेड में जाके जरूरत पड़ती है कि यार इस ग्रेड में जाके हमें ट्रांसप्लांट कराना ही कराना पड़ेगा? ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ी बात है कि हर किसी का अलग क्वेश्चन है। कई तो ग्रेड 1 मतलब बिल्कुल कोई नीड ही नहीं है, वहाँ भी करवा लेते हैं। तो ये पहली बात है, हमारा पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। ये नहीं कि सामने वाले देख रहे हैं कह रहे हैं हमें नीड है, कभी भी नहीं। आप खुद देखिए, आपको सोचिए कि आप कोई चीज़ कवर कर सकते हैं, बालों से इतना विजिबल नहीं होता तो आपको कभी भी नहीं कराना चाहिए। ग्रेड 2 या 3 हो, किसी की ग्रेड 2 या 3 में भी, क्योंकि फोरहेड थोड़ा सा छोटा ही होता है, इतनी विजिबिलिटी नहीं होती, तो उन्हें भी नहीं कराना चाहिए। और किसी किसी का ग्रेड 1 ऑलरेडी फोरहेड बड़ा है, या ग्रेड 2 सॉरी, वो भी काफ़ी बड़ा लगता है।
तो ये चीज़ एक पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, ना कभी डॉक्टर का डिसीजन, ना किसी और इन्फ्लुएंसर का डिसीजन ऐसा होना चाहिए। आपको खुद देखना, आपको सोचना है कि आपको नीड है या नहीं है। और फिर भी मैं चाहूँगा कि बिल्कुल यंग एज में कोशिश करो जहाँ तक आप अवॉइड कर सको, जहाँ तक मेडिसिन या पीआरपी इनसे हम मेंटेन कर सकें। इनसे यदि नहीं होता है, फिर भी दिखता है, तो हमें ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए। सर मेरे को एक जो मैंने भाई वीडियो की स्टार्टिंग में भी ये चीज़ डिस्कस करी थी, मेरे को थोड़ी सी दर्द थी जो कि मुझे 8 महीने के हिसाब से भी आज की डेट में हो रही है। मैंने सुना था कि इतने टाइम तक नहीं होता, तो आप थोड़ा सा एक बार ऑडियंस को भी समझाओ कि यार ये ऐसा दर्द क्यों हो रही है मुझे। चलो देखो, 2-3 चीज़ें मैं समझाना चाहूँगा कि कॉमन प्रॉब्लम है या जो इसे कॉम्प्लिकेशन कह लो या हेयर ट्रांसप्लांट की कुछ चीज़ें, कई लोगों में इस एरिया में सेंसेशन कई बार पूरी तरह वापस नहीं आ पाती है, नॉर्मल वो सेंसेशन नहीं फील कर पाते। कुछ लोगों में एबनॉर्मल पेन या इचिंग की सेंसेशन या फिर हॉट या कोल्ड की सेंसेशन फील होती रहती है कि असल में जैसे कि आप प्रेस कर रहे हैं, नॉर्मल आपको प्रेशर की सेंसेशन आती है, लेकिन वो दर्द की सेंसेशन फील होती है। ये होता क्या है कि जब भी हम कोई सर्जरी करते हैं, माइक्रो इंजरी कोज करते हैं, तो पेरिफेरल नर्व्स जिनमें एक हीलिंग की पावर होती है वो इंजर्ड हो जाती है। लेकिन कई बार वो रीहील होके पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए नीड होने पे थोड़ा सा टैपिंग करना, इस तरह से स्टिमुलेशन देना उस नर्व को, और कुछ मल्टीविटामिन हम एक्स्ट्रा स्टार्ट कर सकते हैं बेटर करने के लिए, जो हम आप विवेक में हम करेंगे। तो वो चीज़ें हम बस चेंज कर सकते हैं। फिर भी ये पूरी तरह कई बार पहले की तरह नॉर्मल आपकी नहीं हो पाएंगी। कुछ हेयर ट्रांसप्लांट की ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हालांकि सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ सेंसेशन थोड़ा कम है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कोई दिक्कत है, लेकिन हमें बस वो फीलिंग जो आती है वो वाली, वो चीज़ वैसी नहीं रहती। क्योंकि आदमी को ये चीज़ होता है कि यार मतलब ये कि नॉर्मली मेरे को दर्द नहीं होती थी, बट हाँ मेरे को ऐसे दर्द नहीं है, अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूँ मेरे को वैसे पेन नहीं है, बट ये कि अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करता हूँ या कुछ करता हूँ तो मेरे को दर्द होता है, तो कई बार वो थोड़ा सा। लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत लोग इसकी कुछ गलत मतलब ले लेते हैं कि कैंसर हो गया, अंदर कुछ हमने ब्रेन में कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुपरफिशियल और ये पेरिफेरल नर्व्स की चीज़ है। कोई भी चोट लगती है, कोई भी इंजरी हम उससे करते हैं, तो वो रीहील होने की चीज़ में कई बार पहले जैसी नहीं रह पाती है। हाँ जी। लेकिन ये सिर्फ सेंसेशन का फर्क है, इसके अलावा कोई आपकी स्किन पे या और कोई एबनॉर्मलिटी इसमें नहीं आने वाला। अच्छा सर, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि जो हमने कराया, मैंने कराया ट्रांसप्लांट बिग एफयूई, एक तो इन तीनों का डिफरेंस थोड़ा सा फटाफट एक बार समझा दो कि क्या मेजर डिफरेंस है। एंड दूसरी चीज, एक लोग डीएचआई की तरफ मतलब पूछ रहे हैं कि डीएचआई कैसा रहता है अगर हम डीएचआई की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये वाला जो नॉर्मल एफयूई है। देखो बेसिकली ये सब एफयूई मतलब फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन एफयूई के सब पार्ट है। एक इसमें डीएचआई है, एक जैसे हम एफयूई कर रहे हैं। देखो डीएचआई और इसमें क्या है कि थोड़ा सा टेक्निक का डिफरेंस हो जाता है। इसमें हम एक ही चीज़ करते हैं, हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, निकालते हैं एक फॉलिकल को और उसे हम इम्प्लांट कर देते हैं। इसकी टेक्निक डिफरेंट है। जैसे कि हम जो कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, उससे पहले स्लिट या छेद बनाते हैं ताकि वो ईजिली चला जाए। ये टेक्निक अब मोस्ट कॉमन है और ज़्यादातर हेयर ट्रांसप्लांट जितने भी जो भी अच्छे वो हैं वो इसकी तरफ को चले गए हैं। सबसे पहले जब हम करते थे डीएचआई से करते थे कि निकालते थे और डायरेक्ट डाल देते थे, तो इनिशियल हमें काफ़ी ये लगता था कि भाई पता नहीं इतनी देर हम रखेंगे तो सर्वाइव करेगा नहीं करेगा। लेकिन अब साइंस इतनी एडवांस हो गई है, हमें इतनी डरने की जरूरत नहीं है। इतनी तरह के सॉल्यूशंस आ गए हैं जिनमें हम रखते हैं। इवन हम पीआरपी का यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए। तो ये सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए हम साइंस का यूज़ कर रहे हैं। अब भी हम वही चीज़ करें कि हाँ भाई 1700 ही डाल दे, आज 1700 डाले, अगले दिन फिर 1700 डाले, तो वो एक तो सर्जरी का टाइम बढ़ा देते हैं। आप चाहें अच्छा डीएचआई में लिमिटेड ग्राफ्ट ऐसा नहीं कर सकते, हम एक दिन में 4000 कर सकते हैं, क्योंकि वो निकाल के तुरंत डालने होते हैं, फिर तो टाइम बढ़ ही जाएगा। अब देखिए ना कि बहुत सारे जो भी अच्छे सेंटर हैं, सब कोई डीएचआई पे इतना क्यों नहीं फोकस करे। कुछ ही सेंटर बता रहे कि हम ही डीएचआई करते हैं, कोई तो रीजन होगा ना। यदि वो इतनी अच्छी इतनी एडवांस है तो सब क्यों नहीं करते? सब क्यों नहीं करते? कोई तो रीजन हुआ, उन्हें लगा कि भाई इनमें ज्यादा आसानी और इनसे हम ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं इसलिए किया। और फिर अब बात आती है हमारी तीनों टेक्निक्स की, बायो एफयूई, आई एफयूई और बिग एफयूई। देखो इस सब में डॉक्टर भी सेम है, टेक्नीशियन भी सेम है, क्लिनिक भी सेम है, बस इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट हो जा रहे हैं। अब आप देखिए कि हम एक सिंपल बायो एफयूई करते हैं, हम जो स्लिट बनाने के लिए जो ब्लेड यूज़ करते हैं वो एक नॉर्मल है, निडल से हम बना देते हैं स्लिट या इससे, तो उससे थोड़ा ब्रॉड बनती है, डेंसिटी उतनी हाई कई बार नहीं दे पाते हैं, कई बार वो थिक होती है, कई बार फट भी जाती है स्लिट। लेकिन जब फाइन ब्लेड जैसे सफायर ब्लेड हम यूज़ करते हैं, जो बिग एफयूई में यूज़ करते हैं, उससे और ज़्यादा हाई डेंसिटी दे सकते हैं, और ज़्यादा नज़दीक। अब दो स्लिट भी क्लोज दे सकते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट उसका। और वो स्लिट बड़ी क्लीन होती है। जैसे कि अब वही मैं बता रहा हूँ कि कई बार जो चीज़ें हैं उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस और कम होते हैं, नर्व की इंजरी और ये सब चीज़ें भी। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसमें जीरो है, ये चीज़ मैं बता देता हूँ। सेम हम फिर इम्प्लांटेशन जो टेक्निक है, इम्प्लांटेशन जो नॉर्मल हम बायो एफयूई में यूज़ करते हैं कि हम दो जैसे कि ये स्लिट बनाई और दो फोर्सेप ली, एक फोर्सेप से स्लिट को ऐसे करते हैं और दूसरे से डाल देते हैं,
फिर IFU में एक सावा नीडल होती है, वो भी आगे से शार्प होती है, उससे डालते हैं। तीसरे में एक इम्प्लांटर होता है, वो आगे से शार्प भी नहीं होता, बड़ी सॉफ्टली अंदर जाते हैं और सीधा का सीधा बाल बिल्कुल अपने मल्टीपल 4 वाला है या 3 वाला है, उसके कोई भी उसका अलग हेयर अलग नहीं होता, वो बड़ा ईजिली चला जाता है। तो इसलिए ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर वही पंच भी डिफरेंट, स्लिटिंग का जो ब्लेड यूज़ करते हैं उससे डेंसिटी और बढ़ाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बेनिफिट होता चला जाता है। और इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए हमें मजबूरी सर्जरी की कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है। तो भाई आप लोगों को ये समझ आ गया हो कि मैंने बिग एफयू क्यों कराया, क्योंकि मेरे को भी सर ने कुछ इसी तरीके से सारी चीज़ें समझाई थी। तो मुझे लगा कि एक बार ही अगर आप करा रहे हो तो वो बेटर कराओ, तो इस वजह से हमने जो है बिग एफयू ही को ही चुना। सर अब एक क्वेश्चन ही आता है कि आपको क्या लगता है अगर मेरे को सेकंड ट्रांसप्लांट की कोई ज़रूरत है कि नहीं है? ऐसा देखो अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, हमें कभी ये सोचना भी नहीं है, कभी होगी डेफिनेटली हम दोबारा भी निकाल सकते हैं, डाल भी। देखो अभी मेरे आपको लगता है पीछे इतने ग्राफ्ट होंगे कि मैं यही बताता हूँ कि हम कभी भी ना एक नियम से हमें 5000 ग्राफ्ट लगाने, किसी में 7000 लगाने हैं या 3000 लगाने हैं, हमें जो भी एरिया हम यूज़ करते हैं उसमें से 25 से 30% हेयर ही निकालते हैं। और मतलब चौथा या तीसरा हेयर ही निकालते हैं, हम उससे ज़्यादा कभी नहीं निकालेंगे। जिसका सिर बड़ा है तो भी हम 5000 निकाल पाएंगे, नहीं तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। चाहे हमें रिक्वायरमेंट कितनी हो, तो अपने आप उसको सेकंड सेशन 3 से 6 महीने बाद कराना पड़ा। तो दोबारा जब भी हम सेशन कराते हैं तो दोबारा से हम फिर उतने ही बाल निकाल सकते हैं जितने बचे उनका 25%। नहीं, पर ग्राफ तो निकल गया तो हेयर तो वहां से उग नहीं रहा ना, पर नहीं उगेगा। लेकिन हमने एक देखा है ना कि हमारी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम कब होती है, लिमिट से कम कब होती है, जब वो 40% से भी कम हो जाते हैं। हमने 100 में से 25-30 ही तो निकाले, दोबारा और 10-12 भी निकाल सकते हैं, तो भी वो इतना तो रहेगा कि अच्छा लगेगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं भाई। पहले लगाया मैं एनेस्थीसिया है। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, ये अभी एनेस्थीसिया ही चल रही है। ओ भाई, got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. भाई एनेस्थीसिया करने के बाद ना एकदम सर ऐसे पत्थर सा हो जाता है। फिर उसके बाद 70-80 बार इंजेक्शन मार लो, पता नहीं चलता क्या हुआ। थोड़ी सी जगह पता चलता है पीछे की साइड पे जहाँ हड्डी आ जाती है। I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, सो भाई साहब एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये सारे हैं भाई ब्लड स्पॉटिंग, जो कि जब आपको इंजेक्शंस लगाए गए तो वहाँ से सारा का सारा जो ब्लड है वो ऐसे निकला, तो इनको भी अभी क्लीन करना पड़ेगा। बाकी यार मुझे बहुत सही लगा, सांगवान सर ने एक एक करके जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे समझाए, क्यों मुझे पेन होती है वो सारा समझाया। सो मैं हेयर ग्रो का बार बार नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके। सो अगर आप भी ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हैं या यू वांट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, दे आर द बेस्ट पीपल। एक तो इनके पास नॉलेज अच्छी है, इनके पास एक्सपर्टीज है, एंड द मेन थिंग इनके पास एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ के अंदर। सो अगर आप भी कराना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट एंड कंसल्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फ्री है यार, कर ले यार, क्या हो गया। बाय बाय।